गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अगली वीडियो में हमने यहाँ तक बताया था, आज स्टार्ट करेंगे। आज का टॉपिक है पृष्ठ मृदा एवं अवमृदा। तो पृष्ठ मृदा किसे कहते हैं? पृष्ठ मृदा का मतलब होता है भूमि की ऊपरी सतह से। पृष्ठ मृदा का मतलब होता है भूमि की ऊपरी सतह से, और अवमृदा का मतलब होता है भूमि की ऊपरी सतह से निचले वाली सतह। जैसे ये अपन की फील्ड है, ये ऊपरी सतह जो अपन को दिखाई दे रही है, जहाँ पर कृषि कार्य किया जाता है या फसल उत्पादन किया जाता है, उसे तो अपन क्या कहेंगे? पृष्ठ मृदा। और इसकी जो गहराई है 0 से 15 सेंटीमीटर तक होती है। और अवमृदा है, इससे नीचे की जो भी मृदा है, ये ऊपरी परत हो गई जिस पर कृषि कार्य किया जाता है, और इससे नीचे की जो मृदा होती है उसे हम क्या कहते हैं? अवमृदा कहते हैं। अब इसके बारे में अपन डेफिनेशन लिखेंगे। सबसे फर्स्ट डालेंगे पृष्ठ मृदा। पृष्ठ मृदा, पृष्ठ मृदा किसे कहते हैं? भूमि की ऊपरी सतह, भूमि की ऊपरी सतह जिस पर कृषि कार्य किया जाता है, कृषि कार्य किया जाता है, जिस पर कृषि कार्य किया जाता है, पृष्ठ मृदा कहलाती है। पृष्ठ मृदा कहलाती है। भूमि की ऊपरी सतह जिस पर कृषि कार्य किया जाता है, पृष्ठ मृदा कहलाती है। पृष्ठ मृदा, पृष्ठ मृदा उपजाऊ होती है। पृष्ठ मृदा कैसी होती है? उपजाऊ होती है, जिस पर अपन क्या कार्य करते हैं? फसल उत्पादन करने का कार्य करते हैं। पृष्ठ मृदा उपजाऊ होती है। उपजाऊ होने के बाद में इसकी अपन गहराई देखें, जो इसकी जो परत है वो कितनी होती है? जिसकी परत 0.15 सेंटीमीटर तक होती है। देखो, जो अपन की भूमि की ऊपरी परत है, पृष्ठ मृदा भूमि की ऊपरी सतह जिस पर कृषि कार्य किया जाता है, पृष्ठ मृदा कहलाती है। जो अपन की सारी भूमि दिखाई देती है, ये ऊपरी भाग होता है, उसे अपन क्या कहते हैं? पृष्ठ मृदा कहते हैं। उस पर अपन क्या करते हैं? कृषि कार्य करते हैं। अब ये मृदा कैसी होती है? उपजाऊ होती है। कैसी होती है पृष्ठ मृदा? उपजाऊ होती है। इसकी यदि अपन गहराई देखें कि पृष्ठ मृदा कितने से कितने नीचे तक, कितनी नीचे तक की मृदा को अपन पृष्ठ मृदा कह सकते हैं, तो ऊपर से जो ऊपरी परत है यहाँ से और नीचे 0.15 सेंटीमीटर तक की जो परत होती है उसे हम क्या कहते हैं? पृष्ठ मृदा कहते हैं। अब इसके बाद में आएगी अवमृदा। अवमृदा, ये देखो, जैसे ये अपन की फील्ड है, अब इसमें ये अपन की मृदा है, इसमें नीचे ऐसे चलते जाएंगे तो इसमें विभिन्न प्रकार की परतें पाई जाएंगी। क्या पाई जाएंगी? ये सबसे ऊपरी परत है, ऊपरी परत है, तो ये हो गई अपन की पृष्ठ मृदा। पृष्ठ मृदा जिस पर खेती की जाती है। इससे नीचे चलेंगे 0.15 सेंटीमीटर तक, तो ये होगी पृष्ठ मृदा। इससे नीचे चलेंगे तो अवमृदा आ जाएगी। अवमृदा कहते हैं पृष्ठ मृदा से नीचे वाली मृदा। अब इससे नीचे विभिन्न परतें पाई जाती हैं। ये सोयल में यदि इस प्रकार से अपन जाएं तो परतें पाई जाती हैं। इन परतों को अपन संस्तर कहते हैं।
इन परतों को क्या कहते हैं, संस्तर कहते हैं। यदि भूमि की अपन ऐसे सीधी खड़ी काटें तो अपन को क्या दिखाई देते हैं, संस्तर दिखाई देते हैं। संस्तर दिखाई देते हैं, जो परत होती है इन्हें क्या कहते हैं, संस्तर। अब इन सभी संस्तरों को मिल करके अपन क्या कहते हैं, परिच्छेद का किसे कहते हैं, भूमि की खड़ी काटने पर, ये अपन की भूमि है, इसमें अपन ने कुआं खोदा है इस प्रकार से खड़ी काटने पर, तो हम देखते हैं कि ऊपरी परत में बालू आई, नीचे फिर चिकनी मिट्टी की परतें आई, फिर कंकड़ आया, फिर चट्टान की परत आई। इस प्रकार से अपन जब कुआं खोदते हैं तो ये परतें निकलती हैं। तो इन सभी परतों को, अलग अलग परत होती है, इनको तो अपन कहते हैं संस्तर। और इन सभी संस्तरों को मिलाकर के क्या कहते हैं, परिच्छेद का। याद रखना है इसको। अब इसके बाद में इसको देखेंगे अपन। अब मृदा, ऊपरी सतह से नीचे की परत, ऊपरी सतह में कौन सी मृदा आ रही है, पृष्ठ मृदा। ऊपरी सतह से नीचे की परत जो मूल पदार्थ तक, ऊपरी सतह से नीचे की परत जो मूल पदार्थ अपन पैतृक पदार्थ को कहते हैं। मूल पदार्थ तक गहरी होती है। देखो, ऊपरी सतह से नीचे की परत जो मूल पदार्थ तक गहरी होती है उसे अवमृदा कहते हैं। अवमृदा किससे कहते हैं, देखो अभी बताया था मैंने, जैसे ये अपन की फील्ड है, इसमें सबसे ऊपरी परत होगी वो तो पृष्ठ मृदा कहलाएगी। पृष्ठ मृदा की गहराई कितनी होती है, 0.15 सेंटीमीटर तक होती है। और इससे नीचे जो मृदा है पूरी, ये क्या कहलाएगी, अवमृदा। क्योंकि ऊपरी सतह से नीचे की जो मृदा होती है अवमृदा कहलाती है। इसमें परतें पाई जाती है, परतों को संस्तर कहते हैं, सभी संस्तरों को परिच्छेद का कहते हैं। तो ये मूल पदार्थ कहते हैं नीचे तक। मूल पदार्थ तक कैसी होती है, गहरी होती है। ऊपरी सतह से नीचे की परत, ये नीचे की परत हो गई, जो मूल पदार्थ तक गहरी होती है। मूल पदार्थ नीचे तक, पैतृक पदार्थ या मूल पदार्थ वहाँ तक ये गहरी होती है, उसे अपन पूरी को क्या कहेंगे, अवमृदा कहते हैं। अब इसके बाद में चलते हैं अपन पृष्ठ मृदा और अवमृदा में अंतर। अब इसमें अंतर देखेंगे, हेडिंग डालेंगे पृष्ठ मृदा और अवमृदा में अंतर। ये अगला टॉपिक है अपन का, पृष्ठ मृदा और अवमृदा में अंतर। तो इनमें अंतर लिखने के लिए अपन दो पार्टों में इनको बांटेंगे। तो एक पार्ट में तो बनाएंगे अपन, ऊपर लिख लो, एक पार्ट में तो लिखेंगे अपन पृष्ठ मृदा और दूसरे पार्ट में लिखेंगे अपन अवमृदा। इस प्रकार से अवमृदा। अब देखो, आपको केवल ध्यान देने की ज़रूरत है। ये अपन की भूमि है, ये 15 सेंटीमीटर, 0.15 सेंटीमीटर तक ये क्या हुई, पृष्ठ मृदा हुई, पृष्ठ मृदा। और इससे नीचे जितनी परतें हैं वो पूरी क्या कहलाएगी, अवमृदा।
पृष्ठ मृदा से नीचे की मृदा कौन क्या कहलाती है? अवमृदा। तो इसमें अंतर देखेंगे, यह पूर्ण रूप से अपक्षयी होती है। कौन सी? सबसे पहले पृष्ठ मृदा को देखेंगे, यह नंबर 1, यह पूर्ण रूप से अपक्षयी होती है। पूर्ण रूप से अपक्षयी होती है। अब अपक्षयी क्या होता है? अपक्षय होता है कटाव। अपक्षय क्या होता है? कटाव, जिसे क्षरण भी कहते हैं। अब देखो, पूर्ण रूप से इसका मतलब पूरी तरह से ऊपरी जो मृदा होती है उसका कटाव होता है या अपक्षय होता है। अब देखो, ये अपन की भूमि है, ऊपरी सतह है जिसको अपन पृष्ठ मृदा कह रहे हैं। अब यहाँ पर जल के द्वारा और वायु के द्वारा कटाव होता है मृदा में। किसके द्वारा होता है? दो शक्तियों के द्वारा होता है, जल और वायु के द्वारा कटाव होता है। कटाव को ही अपन क्या कहते हैं? अपर्दन या क्षरण कहते हैं। तो पूर्ण रूप से अपक्षय, इसका मतलब जो ऊपरी परत है अपन की भूमि की, उसका पूर्ण रूप से अपक्षय होता है या कटाव इसमें स्टार्टिंग हो जाता है। और इससे नीचे चलते हैं तो अवमृदा आ जाती है, उसमें आंशिक या कम जो अपन का जल है, सर्वाधिक जो अपन की बरसात का जल है वो ऊपरी सतह में ही आता है तेजी से, अधिक वेग से। तो कटाव किस सतह में होगा? ऊपरी सतह में या पृष्ठ मृदा में होगा। अब इसमें जो जल है पहले ऊपरी कटाव करेगा, वहाँ से थोड़ा बहुत ही नीचे जाएगा, थोड़ा बहुत ही नीचे की परत में जाएगा, तो वहाँ पर ना के बराबर कटाव होगा। तो इसे कहते हैं आंशिक। क्या? आंशिक रूप से। तो ये जो अवमृदा होती है उसमें आंशिक रूप से अपक्षय होता है और पूर्ण रूप से अपक्षय किस में होता है? पृष्ठ मृदा में। अब इसमें लिखना, यह आंशिक अवमृदा में यह आंशिक कम अपक्षयित होती है। यह आंशिक कम अपक्षयित होती है। यह आंशिक कम अपक्षयित होती है, ये मैंने आपके लिए अभी बता ही दिया। अब इसके बाद में सेकंड पॉइंट आता है, पृष्ठ मृदा में वायु का आदान प्रदान अच्छा होता है। पृष्ठ मृदा में वायु का आदान प्रदान अच्छा होता है। अच्छा होता है। कौन सी मृदा में अच्छा होता है? पृष्ठ में। अब मृदा में यह अच्छा नहीं होता। अब मृदा में वायु का आदान प्रदान अच्छा नहीं होता। अब देखो, पृष्ठ मृदा पर जल भी गिरता है, वायु जब तेज गति से बहती है तो वायु भी गुजरती है। तो इस मृदा में वायु का आदान प्रदान ठीक प्रकार से होता है। और जो ये है, और कुछ मृदा है वायु के साथ भी निकल जाती है, वायु के साथ उड़ जाती है, तो इसमें वायु का आदान प्रदान ठीक प्रकार से होता है। और अब मृदा होती है, जो नीचे की मृदा होती है, उसमें वायु पहुंच ही नहीं पा रही है, ऊपर से जो वायु है वो पहुंच ही नहीं पा रही है, तो आदान प्रदान कैसा होगा? नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा। इसी प्रकार से अगला पॉइंट है अपन का, इस मृदा में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक होती है। इस मृदा में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा
कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक होती है। कौन सी मृदा में अधिक होती है? पृष्ठ मृदा में। इसमें कम होती है अवमृदा में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा कम होती है। कैसी होती है? इसमें कम होती है। चौथा पॉइंट है, इस मृदा में सूक्ष्म जीव सूक्ष्म जीव एवं उनकी क्रियाशीलता अधिक होती है। जिस मृदा में सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं वह अधिक उर्वर होती है, और जो ये मृदा है पृष्ठ मृदा, उसमें सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं और उनकी क्रियाशीलता भी कैसी होती है? अधिक होती है। इसमें कम होती है। इस मृदा में सूक्ष्म जीव कम तथा उनकी क्रियाशीलता भी कम होती है। सूक्ष्म जीव भी कम पाए जाते हैं और उनकी क्रियाशीलता भी कैसी होती है? कम होती है। अब पांचवा पॉइंट है, यह उपजाऊ होती है। अभी इसको और डिटेल से समझाऊंगा। यह कम उपजाऊ होती है। अब देखिए, इसको दोबारा से अपन समझेंगे। देखो, पृष्ठ मृदा और अवमृदा, इसमें अंतर समझना है अपन को। पृष्ठ मृदा और अवमृदा में क्या अंतर है? तो ये तो हुई 0.15 सेंटीमीटर तक की मृदा पृष्ठ, और इससे नीचे की ये हुई अपन की अवमृदा। अब देखो, यह पूर्ण रूप से अपक्षयी होती है। इसका मतलब इस पर जल और वायु, जो भी प्राकृतिक कारकों का इफेक्ट होता है, वो किस मृदा पर आता है? पृष्ठ मृदा पर। जब जल और वायु सबसे ज़्यादा इस पर इफेक्ट करेंगे तो इसका क्षरण भी अधिक होगा। तो सबसे अधिक क्षरण किसका होता है? पृष्ठ मृदा का। इसमें बहुत कम होता है, आंशिक या कम। अब इसके बाद में पृष्ठ मृदा में वायु का आदान प्रदान अच्छा होता है। जो अपन की हवाएं चलती हैं, वो जितनी भी अपन की मृदा है उसमें उसके साथ में उड़ा के ले जाती है मृदा के कणों को। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो पृष्ठ मृदा, ऊपरी मृदा है, इसमें वायु का आदान प्रदान भी कैसा होता है? अच्छा होता है। और इसमें देखेंगे अब मृदा में वायु का आदान प्रदान अच्छा नहीं होता, क्योंकि जो वायु अपन की चल रही है वो नीचे थोड़ी पहुंच रही है, जो इसमें आदान प्रदान हो जाएगा। नीचे नहीं पहुंच रही है, किसमें? ऊपरी सतह में। तो आदान प्रदान अच्छा ऊपरी सतह में होगा, और अवमृदा में आदान प्रदान अच्छा नहीं होता। तीसरा पॉइंट आता है, इस मृदा में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक होती है। अब देखिए, अपन जब भी खेती करते हैं तो अपन जो कार्बनिक पदार्थ यूज करते हैं, कार्बनिक पदार्थ जिससे गोबर की खाद, कंपोस्ट आदि, तो इनका प्रयोग अपन ऊपरी सतह में करते हैं या नीचे की में करते हैं? ऊपरी सतह में ही तो करते हैं। पृष्ठ मृदा में इनको डाला जाता है, गोबर की खाद है, कंपोस्ट है आदि को। तो ऊपरी सतह में
कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक पाई जाती है। और दूसरा रीज़न ये भी है कि जितने भी पादप होते हैं उनके, जैसे पादप पे कोई भी वो गिर गया, उसके फल फूल तना फूल फल पत्ती जो भी अवशेष है वो कहाँ गिरेगा? पृष्ठ मृदा पर गिरेगा। पृष्ठ मृदा पर गिरने के बाद में उसका सूक्ष्म जीव क्या करते हैं? विघटन करते हैं। विघटन करने के बाद में वह किस में चेंज हो जाता है? किस में कन्वर्ट हो जाता है? कार्बनिक पदार्थ में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब कार्बनिक पदार्थ में कन्वर्ट हो गया तो वह कहाँ पर पड़ा हुआ है? ऊपरी सतह पर। ऊपरी सतह पर पड़ा हुआ है उस मृदा को क्या कहेंगे? पृष्ठ मृदा। तो पृष्ठ मृदा में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक पाई जाती है। इसको समझो, जैसे ये पौधा है, अब इसमें क्या हुआ? इसके फल फूल पत्ती जो भी हैं वो आकर के और कहाँ गिरे? ज़मीन पर। इसका स्टेम भी किसी भी कारणवश टूट करके कहाँ आ गया? यहाँ आ गया। ये है अपन की पृष्ठ मृदा, इस पर आ गया। इस पर आने के बाद में इसमें कुछ दिनों के बाद में सूक्ष्म जीव उत्पन्न हो जाते हैं। क्या उत्पन्न हो जाते हैं? सूक्ष्म जीव उत्पन्न हो गए। सूक्ष्म जीव उत्पन्न होने के बाद में अब पहले तो ये कठोर रूप था, अब इसको सूक्ष्म जीव क्या बनाएंगे? सरल रूप बनाएंगे इसका। अब इसमें वो क्रिया करते हैं, अपनी सूक्ष्म जीव क्रिया करते हैं। क्रिया कहाँ कर रहे हैं? ऊपरी परत में कर रहे हैं। क्रियाशील अधिक हैं और सूक्ष्म जीव भी अधिक हैं। तो उनका क्या होगा? विघटन होगा। जो भी अपन का मैटर है, जो पृष्ठ मृदा पर फसलों का जो भी अवशेष पड़ा हुआ है, उसका विघटन करने के बाद में वह किस में चेंज हो जाता है? कार्बनिक पदार्थ के रूप में। तो कार्बनिक पदार्थ की मात्रा सर्वाधिक किस मृदा में हुई? पृष्ठ मृदा में। ठीक है, ये ध्यान रखना। और जो अपन की अब मृदा है उसमें कार्बनिक पदार्थों की मात्रा कम पाई जाती है। अब तीसरा पॉइंट आता है, इस मृदा में सूक्ष्म जीव एवं उनकी क्रियाशीलता अधिक होती है। मैंने अभी बताया है आपके लिए, जो भी अपन के पौधे हैं वो गिरने के बाद पृष्ठ मृदा पर आए, पृष्ठ मृदा पर कुछ दिनों तक पड़े रहे, उसमें सूक्ष्म जीव उत्पन्न हो गए। सूक्ष्म जीव उत्पन्न हो गए, जब अधिक मात्रा में सूक्ष्म जीव उत्पन्न हो जाएंगे तो उनकी क्रियाशीलता भी तेजी से बढ़ जाएगी। तो ये सूक्ष्म जीव किस मृदा में पाए गए? जहाँ पर ये गिरा है, पौधा कहाँ गिरा है? पृष्ठ मृदा पर। तो पृष्ठ मृदा में ही ये सूक्ष्म जीव उत्पन्न हो गए। तो इस मृदा में सूक्ष्म जीव एवं उनकी क्रियाशीलता अधिक होती है। और इस जो अमृदा होती है उसमें सूक्ष्म जीव कम मात्रा में पाए जाते हैं और उनकी क्रियाशीलता भी कम होती है। और अब आगे चलेंगे, यह उपजाऊ होती है जब इसमें कार्बनिक पदार्थ सूक्ष्म जीव सभी मौजूद हैं। तो वह मृदा कैसी होगी? उपजाऊ होगी। देखो, उपजाऊ बनाने के लिए सॉइल के लिए केवल कार्बनिक पदार्थ और सूक्ष्म जीव की आवश्यकता होती है। जिस मृदा में कार्बनिक पदार्थ और सूक्ष्म जीव अधिक मात्रा में होते हैं वह मृदा उर्वर मृदा कहलाती है। और जो अमृता होती है उसमें वह कैसी होती है? कम उपजाऊ होती है। कारण क्या है उसका? रीजन कि उसमें कार्बनिक पदार्थ और सूक्ष्म जीवों की मात्रा कम पाई जाती है। ये हुआ अपन का पृष्ठ मृदा एवं अवमृदा में अंतर। इसके बाद में चलते हैं मृदा परिच्छेद का। अगली हेडिंग डालेंगे अपन, अगली हेडिंग डालेंगे मृदा परिच्छेद का। मृदा परिच्छेद का मैंने अभी बताया है आपके लिए कि मृदा परिच्छेद का किसे कहते हैं। मृदा परिच्छेद का, मृदा परिच्छेद का, मृदा परिच्छेद का। तो मृदा परिच्छेद का किसे कहते हैं? मृदा की खड़ी काट काटने पर ऊपरी सतह से मूल पदार्थ तक विभिन्न परतें मृदा के समानांतर दिखाई देती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं अपन? संस्तर। अभी बताया है मैंने। तो देखो, ये अपन की सॉइल है। अब इसमें अपन ने खड़ी काट काटी, इसमें
खड़ी काट काटी, खड़ी काट इस प्रकार से काटेंगे। देखो ये इसमें परतें हैं, ये इसमें परतें हैं, ये सॉइल है मृदा, ये इसमें परतें। ऊपरी परत को अपन 0 से 15 सेंटीमीटर की जो गहराई होती है उसे अपन क्या कहते हैं, पृष्ठ मृदा। और इससे नीचे की जो मृदा है उसे सभी को क्या कहेंगे, अवमृदा। अवमृदा अब ये विभिन्न परतों में पाई जाएगी। तो देखो अब इसकी खड़ी काट कैसे काटेंगे अपन, 0 से 15 सेंटीमीटर तक होती है। अब इसकी खड़ी काट इस प्रकार से काटेंगे जैसे अपन कुएं या नलकूप लगाने के लिए अपन खुदाई करते हैं ज़मीन की, तो इस प्रकार से उसकी खुदाई की जाती है। ये इसकी खुदाई की अपन ने। तो जब अपन स्टार्टिंग यहाँ से की ऊपरी सतह से, तो ऊपरी सतह के बाद में नीचे देखो अलग अलग परतें आती हैं। जैसे सबसे पहले बालू की आ गई, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं, ऊपरी सतह है। इसके बाद में बालू की आई और इसके बाद में बजरी निकली, पानी के साथ में बजरी आ जाती है तो कहते हैं बजरी वाली परत आ गई। इसके बाद में कंकड़ की आई, कंकड़ पत्थर की आई, ये परत अलग हो गई। इसके बाद में चट्टान की आई, तो ये अपन महसूस कब करते हैं, जब अपन खुदाई करते हैं तो पानी के साथ में ये चीज़ें आती हैं, तो अपन कहते हैं कि बालू की परत चल रही है। इसके बाद में बजरी की परत चल रही है। इसके बाद कंकड़ पत्थर आ रहा है तो कंकड़ पत्थर की लेयर चल रही है। इसके बाद में चट्टान आ रही है, चट्टान आएगी तो उसमें अंदर अपन नहीं जा सकते, बहुत कठोर होती है। तो ये विभिन्न प्रकार की अपन क्या होती हैं, संस्तर या परत होती हैं। तो मृदा की खड़ी काट काटने पर ऊपरी सतह से मूल पदार्थ तक विभिन्न परतें मृदा के समानांतर दिखाई देती हैं। अब ये अपन ने खड़ी काट काटी, इसकी खड़ी काट काटने पर ऊपरी सतह से मूल पदार्थ तक, ऊपरी सतह ये हो गया, मूल पदार्थ ये हो गया, ऊपरी सतह से मूल पदार्थ तक मृदा की खड़ी काट काटने पर ऊपरी सतह से मूल पदार्थ तक जब अपन ने काट काटी तो ये जो परतें थीं मृदा के समानांतर थीं। कैसे थी, मृदा के समानांतर, ये दिखाई दे रही हैं मृदा के समानांतर, जिन्हें अपन इन परतों को अपन क्या कहते हैं, संस्तर। इन परतों को क्या कहते हैं, जो मृदा के समानांतर परतें थीं उन्हें कहते हैं संस्तर। क्या कहते हैं इन सभी परतों को, संस्तर। अलग अलग जो परत निकल रही हैं अपन की, इनको संस्तर कहते हैं। अब जो ये सभी परतें हैं, इन सभी परतों को मिला करके, इन सभी परतों को मिला करके अपन क्या कहते हैं, मृदा परिच्छेद का, मृदा परिच्छेद का। इन सभी परतों को मिला करके क्या कहते हैं, मृदा परिच्छेद का। अब इस प्रकार से ही अपन इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। लिखो, स्टार्ट करो। परिभाषा किसकी, मृदा परिच्छेद का की। मृदा की खड़ी काट काटने पर मृदा की खड़ी काट काटने पर खड़ी काट का मतलब ऊपर से नीचे की ओर, काटने पर ऊपरी सतह से मूल पदार्थ तक, ऊपरी सतह से मूल पदार्थ तक, ऊपरी सतह का मतलब पृष्ठ मृदा और मूल पदार्थ नीचे तक, ऊपरी सतह से मूल पदार्थ तक विभिन्न परतें मृदा की समानांतर दिखाई देती हैं। मूल पदार्थ तक विभिन्न परतें मृदा के समानांतर दिखाई, मृदा की समानांतर दिखाई
देती हैं, मृदा के समानांतर दिखाई देती हैं, जिन्हें संस्तर कहते हैं। जो परतें दिखाई देती हैं उन्हें क्या कहते हैं? जिन्हें संस्तर कहते हैं। और इन सभी संस्तरों को मिलाकर के क्या कहेंगे? मृदा परिच्छेद का। इन सभी संस्तरों को देखो, जिन्हें संस्तर कहते हैं, इन सभी संस्तरों को मृदा परिच्छेद का कहते हैं। ये हुई अपन की मृदा परिच्छेद का की डेफिनेशन। तो मृदा परिच्छेद का किसे कहेंगे अपन? मृदा की खड़ी काटने पर ऊपरी सतह से मूल पदार्थ तक, ये अभी बताया है मैंने, ये ऊपरी सतह हो गई। ऐसे अपन ने खड़ी काटी, इसमें विभिन्न इस प्रकार से परतें दिखाई दी। इन परतों को अपन क्या कहें? ये परतें कैसी हैं? समानांतर हैं। इन परतों को तो कहेंगे अपन संस्तर। क्या कहेंगे? संस्तर। लेकिन इन सभी परतों को मिलाकर के अपन क्या कहेंगे? मृदा परिच्छेद का। ये आ गया होगा समझ में। अब आगे चलते हैं मृदा संस्तर। अब देखो, मृदा संस्तर जो मैंने बताए हैं सभी परतों को बोल रहे हैं ना, अब इनके बारे में भी अलग से अपन पढ़ेंगे। मृदा संस्तर अलग अलग परतें होती हैं, अब इनके बारे में अलग से पढ़ेंगे। अब हेडिंग डालेंगे अपन मृदा संस्तर। मृदा संस्तर पहले समझ लीजिए। देखो, मृदा में संस्तर कौन कौन से पाए जाते हैं? ये अपन की सॉइल है। संस्तर का मतलब आप समझ गए होंगे। संस्तर अपन कहते हैं परतों को। तो सबसे ऊपरी संस्तर को अपन, अब इनका नाम रखेंगे अपन, संस्तरों के नाम रखे जाएंगे कि कौन कौन से संस्तर इसमें मृदा में पाए जाते हैं। तो देखो, सबसे ऊपरी संस्तर ओ संस्तर पाया जाता है। इसमें कौन सा संस्तर पाया जाता है? ओ संस्तर। इसके बाद में इसके उपभाग होते हैं। क्या होते हैं? उपभाग। ओ का उपभाग होता है ओवन संस्तर। इसी प्रकार से, एक मिनट इसको बड़ा बना लेते हैं। देखिए, ये अपन की सॉइल है। अब इसमें संस्तर किस प्रकार से होंगे? सबसे ऊपरी संस्तर होता है, उसे कहते हैं ओ संस्तर। मृदा में संस्तर कितने पाए जाते हैं? पहले इनको देख लो। ओ संस्तर, ए संस्तर, बी संस्तर और सी संस्तर, और लास्ट होता है आर संस्तर। तो इस प्रकार से मृदा में कुल कितने संस्तर पाए जाते हैं? 5 संस्तर पाए जाते हैं। सबसे ऊपरी संस्तर होता है ओ संस्तर, उसके बाद में होता है ए संस्तर, और ए के बाद में बी संस्तर, बी के बाद में सी संस्तर, और सी के बाद में आर संस्तर पाए जाते हैं। अब इनमें भी अपन के उप संस्तर और पाए जाते हैं। देखो, जैसे ओ संस्तर है, इसका उप संस्तर कौन कौन से? O1 संस्तर, इसका उपभाग है। दूसरा है अपन का O2 संस्तर, इसको यहीं पे लिख लो। ये तो मैंने बता दिया कि कौन कौन से संस्तर, O, A, B, C, R।
ये 5 संस्तर पाए जाते हैं। अब देखो सबसे ऊपरी संस्तर हो गया ओ संस्तर, इसके बाद में इसके उपसंस्तर होते हैं O1 संस्तर। O1 संस्तर फर्स्ट हो गया। सेकंड है O2 संस्तर। O2 संस्तर। अब ये कंप्लीट हो गया अपन का O संस्तर। इसके बाद में अपन का अगला है A संस्तर। O के बाद में A संस्तर। A संस्तर के भी उपभाग होते हैं, वो होते हैं 3। कितने उपभाग होते हैं? ए संस्तर के 3 उपभाग होते हैं। वो कौन कौन से होंगे? सबसे फर्स्ट होगा A1 संस्तर। A1 संस्तर। सेकंड होगा इसमें A2 संस्तर। A2 संस्तर। और थर्ड होगा इसमें A3 संस्तर। ये उपभाग तो हो गए अपन के ए संस्तर के। अब इसके बाद में आता है अपन का बी संस्तर। ए के बाद में देखो कौन सा आ रहा है? बी संस्तर। बी संस्तर। अब इसके उपभाग कौन कौन से होंगे बी संस्तर के? सबसे पहला होगा B1 संस्तर। सबसे पहला B1 संस्तर। कौन सा है? B1 संस्तर। और दूसरा होगा इसका उपभाग B2 संस्तर। B2 संस्तर। और तीसरा होगा इसका B3 संस्तर। B3 संस्तर। और इसके बाद में बी संस्तर के बाद में अगला आएगा अपन का सी संस्तर। अगला कौन सा है? सी संस्तर। इस संस्तर के कोई भी उपसंस्तर नहीं पाए जाते हैं। इसके बाद में अंतिम संस्तर होता है अपन का आर संस्तर। सबसे अंतिम संस्तर कौन सा होता है? आर संस्तर। अब इस संस्तर में चट्टानें पाई जाती हैं। कौन सा संस्तर है ये? आर संस्तर। ये सबसे अंतिम संस्तर होता है। इसमें चट्टानें पाई जाती हैं जो कठोर होती हैं। अब इनके बारे में अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले ओ संस्तर, प्रत्येक को लिखेंगे। अब ये आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन अब एक बात ये याद रखनी है, ये पढ़ना है अपन को कि ओ संस्तर में क्या पाया जाता है, ओ संस्तर के उपभागों में क्या पाया जाता है, ए संस्तर के उपभागों में क्या पाया जाता है, बी में क्या पाया जाता है, सी में क्या पाया जाता है, आर संस्तर में क्या पाया जाता है। आपको याद करने का तरीका केवल इसको यही है कि मृदा परिच्छेदिका में संस्तर कितने होते हैं? O A B C R। मृदा परिच्छेदिका में मृदा में कितने संस्तर पाए जाते हैं? 5 संस्तर पाए जाते हैं। 5 संस्तर पाए जाते हैं। और इनमें फिर इनके उपभाग होते हैं। O संस्तर के 2 उपभाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? O1 संस्तर, O2 संस्तर। आगे चलते हैं ए संस्तर। ए संस्तर के 3 उपभाग होते हैं। A1 संस्तर, A2 संस्तर, A3 संस्तर। इसके बाद में ए संस्तर से नीचे का संस्तर बी संस्तर कहलाता है। ए संस्तर से नीचे का संस्तर बी संस्तर कहलाता है। बी संस्तर के 3 उपभाग होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? B1 संस्तर, B2 और B3 उप संस्तर। इसके बाद में सी संस्तर आता है। बी संस्तर से नीचे का संस्तर कौन सा संस्तर कहलाता है? सी संस्तर कहलाता है। और सी संस्तर से नीचे का संस्तर आर संस्तर कहलाता है, जो अंतिम संस्तर होता है। इसमें चट्टानें पाई जाती हैं। चट्टानें पाई जाती हैं। अब इसमें सबसे फर्स्ट है ओ संस्तर। मृदा की सबसे ऊपरी संस्तर ओ संस्तर होता है। यहाँ लिखेंगे ओ संस्तर। अब इन प्रत्येक के बारे में अपन को लिखना है। तो मृदा की
सबसे ऊपरी सतह का संस्तर, सबसे ऊपरी सतह का संस्तर ओ संस्तर होता है। कौन सा संस्तर होता है? ओ संस्तर होता है। इसके निम्न उपभाग हैं, इसके निम्न उपभाग हैं। उपभाग मैंने बताया आपके लिए, ओ के कौन कौन से हैं? O1 और O2। तो इसमें सबसे फर्स्ट O1 संस्तर, O1 संस्तर। अब इस संस्तर में अपन देखेंगे क्या पाया जाता है। इस संस्तर में बिना सड़े गले पदार्थ, इस संस्तर में बिना सड़े गले पदार्थ, बिना सड़े गले पदार्थ पाए जाते हैं, बिना सड़े गले पदार्थ पाए जाते हैं। कौन से संस्तर में पाए जाते हैं? O1 संस्तर में, जिन्हें नग्न आँखों से देखा जा सकता है, जिन्हें नग्न आँखों से देखा जा सकता है। देखो, O1 संस्तर O संस्तर का उपभाग होता है, इसी के पास में होता है, O संस्तर के पास में होता है, इसका उपभाग है, तो O के अंदर ही पाए जाएंगे। ये O संस्तर है, यहाँ तक ये पूरा O संस्तर है, कहाँ तक? यहाँ तक। तो उपभाग O1 O2 इसी के अंतर्गत है। अब देखो, O संस्तर में बिना सड़े गले पदार्थ पाए जाते हैं, जिन्हें नग्न आँखों से देखा जा सकता है। इसका मतलब कोई भी अपन का फसलों का अवशेष है, कोई भी फसलों का, ये पेड़ पौधों का कोई भी अवशेष है, वो टूटा, गिर करके कहाँ आया? पृष्ठ मृदा पर आया। कौन से संस्तर में? O1 संस्तर में, जिसे अपन आसानी से देख सकते हैं, उसके बारे में बता सकते हैं कि ये चीज़ है। ठीक है। उसके अब सेकंड है O2 संस्तर, O2 संस्तर। अब O2 संस्तर में क्या होता है कि इनका विघटन हो जाता है। इस संस्तर में जंतु एवं पादपों के अवशेष, इस संस्तर में जंतु एवं पादपों के अवशेष, जंतु एवं पादपों के अवशेष पूर्ण रूप से अपघटित हो जाते हैं, पूर्ण रूप से अपघटित हो जाते हैं, पूर्ण रूप से अपघटित हो जाते हैं, जिन्हें नग्न आँखों से देखा नहीं जा सकता। इसका मतलब यह है, जो O2 संस्तर होता है उससे पहले O1 संस्तर था, जिसमें बिना सड़े गले पदार्थ पड़े हुए थे। अब इसके बाद में O2 संस्तर में क्या होता है कि जो संस्तर है, इसमें जंतु एवं पादपों अवशेष तो पाए जा रहे हैं, लेकिन इसमें पूर्ण रूप से उसका अपघटन हो जाता है। वो कौन करता है अपघटन? अपघटन कहते हैं टूटना, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। कौन तोड़ते हैं? सूक्ष्म जीवाणु। तो इसमें अपन नग्न आँखों से नहीं देख सकते, केवल सूक्ष्मदर्शी की सहायता से अपन देख सकते हैं। ये हुआ O2 संस्तर। इसके बाद में आएगा अपन का A संस्तर। ये संस्तर, अब ये संस्तर होता है O संस्तर से नीचे का संस्तर होता है, O संस्तर से नीचे का संस्तर होता है। कौन सा संस्तर? A संस्तर।
इस संस्तर में कार्बनिक एवं खनिज पदार्थों का मिश्रण पाया जाता है। जो ये संस्तर होता है उसमें क्या पाया जाता है? कार्बनिक और खनिज पदार्थों का मिश्रण पाया जाता है। अब ये संस्तर में जब ये पाया जा रहा है, अब इसके कौन कौन संस्तर हैं? इसके ही 3 संस्तर हैं, A1, A2 और A3। तो A1 संस्तर होगा, इसके पास में ही है ये, तो इसमें भी क्या पाया जाएगा? कार्बनिक और खनिज। A1 संस्तर, तो इसमें भी क्या पाया जाएगा? ये इस उप संस्तर में कार्बनिक, इस उप संस्तर में कार्बनिक तथा खनिज पदार्थों का मिश्रण पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? कि ये का ही उपसंस्तर है, ये से जस्ट नीचे वाला संस्तर है। अब यहाँ तक ये लिख लिया होगा, इसको मिटा लेते हैं जिससे कि आपका चित्र भी बना रहे। A1 संस्तर हो गया। अब इसके बाद में आता A2 संस्तर। इस उपसंस्तर में विभिन्न खनिजों का निच्छालन निचले संस्तरों में होता है। A2 संस्तर में क्या होता है? इस उपसंस्तर में विभिन्न खनिजों का निच्छालन निचले संस्तरों में होता है। विभिन्न खनिजों का निच्छालन निचले संस्तरों में होता है। निचले संस्तरों में होता है। A2 संस्तर में। A3 संस्तर, इस उपसंस्तर में सभी गुण ये संस्तर के समान होते हैं। A3 संस्तर, इस उपसंस्तर में सभी गुण ये संस्तर के समान होते हैं। इसका मतलब ये है कि ये संस्तर में क्या पाया जा रहा था? अपन का कार्बनिक और खनिज पदार्थों का मिश्रण पाया जा रहा था। अब उनका पहले क्या हुआ था? A2 में, जो A1 में पाया जा रहा था, कार्बनिक और खनिजों का मिश्रण पाया जा रहा था। अब उनका A2 में तो हो गया निच्छालन। क्या हो गया? निच्छालन। उसके बाद में उसके गुण निच्छालित होकर के किस में आ गए? A3 संस्तर में। तो यह A3 संस्तर है वो किसके समान हो गया? A संस्तर के समान। इसके बाद में B संस्तर, इसमें लिखेंगे A संस्तर से नीचे का संस्तर B संस्तर होता है। ये संस्तर से नीचे का संस्तर B संस्तर होता है। इसके निम्न उपभाग होते हैं कौन कौन से? B1 संस्तर, इसके भी कई उपभाग होते हैं। B1 संस्तर, यह संस्तर परिवर्तनीय संस्तर है। इसमें B संस्तर के गुण ही विद्यमान होते हैं। इसमें B संस्तर के गुण
पाए जाते हैं। जो गुण बी संस्तर में पाए जाएंगे वो ही किस संस्तर में पाए जाएंगे, B1 संस्तर में। इसके बाद में B2 संस्तर। अब B2 संस्तर में क्या होगा, इस संस्तर में खनिज पदार्थ निच्छालित होकर इकट्ठे होते हैं। इस संस्तर में खनिज पदार्थ निच्छालित होकर इकट्ठे होते हैं। कौन से संस्तर में होते हैं, B2 संस्तर में। और B3 संस्तर उसमें तो इकट्ठे हो गए। अब ये संस्तर B एवं C संस्तर के मध्यवर्ती संस्तर कौन सा होता है, B एवं C संस्तर के मध्यवर्ती संस्तर B3 संस्तर होता है। C संस्तर, इस संस्तर में अपक्षेद पैतृक पदार्थ पाए जाते हैं। C संस्तर, इस संस्तर में अपक्षेद पैतृक पदार्थ पाए जाते हैं। अपक्षेद कहते हैं जो छन छन के निच्छालित होकर के आए हैं, वो पदार्थ पाए जाते हैं। और R संस्तर, ये सबसे निचला संस्तर होता है, लास्ट संस्तर है अपन का R संस्तर। यह संस्तर सबसे निचला संस्तर होता है। यह संस्तर सबसे निचला संस्तर होता है जिसमें कठोर चट्टानें पाई जाती हैं। कौन से संस्तर में पाई जाती हैं, R संस्तर में। ये सबसे अंतिम संस्तर होता है। अब इसके बारे में अपन देखें, सभी को यदि अपन को याद करना है तो कैसे याद करेंगे कि O1 संस्तर होता है, उसमें बिना सड़े गले पदार्थ, तो यहाँ लिख लेंगे बिना सड़े गले पदार्थ याद करने के लिए O1 संस्तर में। और इसमें लिख लेंगे, सेकंड वाले में लिखेंगे अपन, क्या लिखा था, पूर्ण रूप से अपघटित। सेकंड में पूर्ण अपघटित पदार्थ जिन्हें नग्नाकों से नहीं देखा जा सकता, O2 संस्तर में। अब A संस्तर आता है, उसमें कार्बनिक और खनिज पदार्थों का मिश्रण, कार्बनिक प्लस खनिज पदार्थों का मिश्रण किस में पाया जाता है, A संस्तर में। A1 संस्तर होता है, उसमें भी, अब इसका उपभाग है, उसमें भी कार्बनिक प्लस खनिज पदार्थों का मिश्रण पाया जाता है। ये A1 संस्तर में। A2 संस्तर में क्या होता है, खनिजों का निच्छालन। A2 संस्तर में खनिजों का निच्छालन निचले संस्तरों में हो जाता है A2 संस्तर में। अब A3 संस्तर है, इस संस्तर में A3 में A संस्तर के गुण पाए जाते हैं A के समान, सभी गुण A के समान। जब यहाँ से निच्छालित हो रहे हैं तो वो किसके समान ही होंगे, A के समान। और अब आता है अपन का B संस्तर। B संस्तर है, उसमें क्या होता है, इसके उपभाग में B संस्तर में। अब इसके बाद आता है B संस्तर। B संस्तर होता है अपन का परिवर्तनीय संस्तर।
बी संस्तर क्या कैसा होता है अपन का, परिवर्तनीय संस्तर। इस जो ए संस्तर के नीचे का संस्तर होता है बी संस्तर में, इसके उपभाग होते हैं। यह संस्तर परिवर्तनीय संस्तर है, इसमें बी संस्तर के समान ही गुण पाए जाते हैं। कौन से में, ये भी कैसा है, परिवर्तनीय संस्तर है, B1 परिवर्तनीय संस्तर, परिवर्तनीय संस्तर। इसमें भी किसके समान गुण पाए जाते हैं, बी के समान, B1 संस्तर में। अब आता है अपन का B2 संस्तर। इस संस्तर में खनिज पदार्थ निच्छालित होकर के इकट्ठे होते हैं, खनिज पदार्थ इकट्ठे होते हैं, इकट्ठे होते हैं। कौन से संस्तर में होते हैं, B2 संस्तर में। इसके बाद आता है B3 संस्तर। यह संस्तर B व C के मध्य अंतर्वर्ती संस्तर है, अंतर्वर्ती संस्तर। किस किस के मध्य में, B व C के। कौन सा संस्तर, B3 संस्तर। इसके बाद में C संस्तर। इस संस्तर में अपक्षित पैतृक पदार्थ पाए जाते हैं। C में अपक्षयित पैतृक पदार्थ, अपक्षयित पैतृक पदार्थ। इसका मतलब जो निच्छालित होकर के जो पदार्थ आ रहे थे वो मूल पदार्थ तक पहुँच के यहाँ पाए जाते हैं मूल पदार्थ C संस्तर में। और R संस्तर होता है जिसमें कठोर चट्टानें पाई जाती हैं। सबसे निचला संस्तर होता है, सबसे निचला, जिसमें कठोर चट्टानें क्या पाई जाती हैं, कठोर चट्टानें पाई जाती हैं। कौन सा संस्तर है वो, R संस्तर है। दोबारा से देखेंगे, इनको याद ना करने की अपेक्षा आप केवल इस चित्र के माध्यम से ही याद कर सकते हैं इन संस्तरों को। वो संस्तर होता है उसमें ये सबसे ऊपरी संस्तर होता है, इसमें बिना सड़े गले पदार्थ पाए जाते हैं। जो भी पेड़ पौधे होते हैं वो इसी पर आते हैं, जो बिना सड़े गले पदार्थ पाए जाते हैं, जिन्हें नग्न आँखों से ही बिना डायरेक्ट अपन देख सकते हैं। पूर्ण अपघटित पदार्थ वो वन संस्तर होता है, इसमें पूर्ण रूप से उसका विच्छेदन क्या है कि अपघटन कर देते हैं सूक्ष्म। O2 संस्तर कार्बनिक और खनिज पदार्थों का मिश्रण पाया जाता है। इसमें कार्बनिक मिल गए यहाँ पर और खनिज भी मिल गए O2 संस्तर में। और कार्बनिक और खनिज फिर A संस्तर में A संस्तर में कार्बनिक और खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। O1 में तो बिना सड़े गले पदार्थ और O2 में पूर्ण रूप से अपघटित हो जाते हैं और इसमें बिना अपघटित होते हैं। इसके बाद में A संस्तर में कार्बनिक और खनिज का मिश्रण और A1 संस्तर में भी कार्बनिक और खनिज पदार्थों का मिश्रण पाया जाता है। A2 संस्तर में क्या होता है, जो कार्बनिक और खनिज पदार्थों का मिश्रण था ना वो क्या हो गया, निच्छालित हो गया, वो कहाँ गया, A2 संस्तर में। इसके बाद A3 संस्तर में जो गुण A संस्तर में थे ना उसी के समान पाए जाते हैं। अब B संस्तर होता है, A संस्तर से नीचे का संस्तर B संस्तर होता है, वह परिवर्तनीय संस्तर होता है। और परिवर्तनीय संस्तर जब B वाला B है तो उसका B1 उप संस्तर है, वो भी कैसा है, परिवर्तनीय। अगला है B2 संस्तर। इसमें खनिज पदार्थ इकट्ठे होते हैं, यहाँ से तो क्या हुआ, निच्छालित हुए, यहाँ पर आकर के क्या हुए, इकट्ठे हो गए। और ये B3 संस्तर है, अंतर्वर्ती संस्तर है। A B और C के मध्य का संस्तर B3 संस्तर है, जिसे अंतर्वर्ती संस्तर कहते हैं। और C संस्तर अपक्षयिक पैतृक पदार्थ पाए जाते हैं, जो ऊपर से निच्छालित होकर के आ रहे हैं, उसमें अपक्षयिक पैतृक पदार्थ कहाँ पर आ जाते हैं, लास्ट में C संस्तर में आ जाते हैं। और R संस्तर सबसे निचला संस्तर होता है, जिसमें कठोर चट्टानें पाई जाती हैं। अब ये आपका टॉपिक यहीं पे हम ख़त्म करते हैं और अगला टॉपिक कल की वीडियो के माध्यम से आपको पहुंचाएंगे। ओके, थैंक यू।